हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग WS Academy एंड दिस इज करंट अफेयर्स वीडियो। जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है द हिंदू न्यूज़पेपर से, वो हम आपको इस वीडियो में लाते हैं। तो आज के जो पेपर था द हिंदू वाला, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे जो हमने आज लाए हैं। आप वो पढ़ो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहला जो आया था दैट्स अबाउट BT कॉटन। देखिए, हम पहले देखेंगे BT कॉटन होता क्या है। जो BT कॉटन है, ये क्या किया हमने, हमारे पास जो कॉटन होता था उस पे यूजुअली क्या होता था, उस पे बॉलवर्म अटैक होता था, पेस्ट अटैक होता था। तो उससे क्या हो जाता था, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती थी। फिर हमने क्या किया, देखो हम क्या करते हैं, अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हमने क्रॉप को क्या किया, चेंज। जिन क्रॉप्स को हम जेनेटिकली चेंज करते हैं उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बोलते हैं। तो इस कॉटन को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन। अब हम इसको BT कॉटन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस कॉटन में हमने पेस्टिसाइड जीन डाला। क्या डाला, पेस्टिसाइड जीन डाला। यहाँ पे लिखा है पेस्टिसाइड जीन डाला। ये जीन हमने लिया बैक्टीरिया से। कहाँ से लिया, बैक्टीरिया से। और इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis, BT, बैसिलस thuringiensis। इसीलिए हम इसको बोलते हैं BT कॉटन। किसको, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है हम उसको BT कॉटन बोलते हैं, क्योंकि हमने उसको मॉडिफाई किया, इसमें पेस्टिसाइड जीन डाला। ठीक, तो अब 20 साल हो गए आज तक। एक साइंटिस्ट का एक ग्रुप बनाया गया था, उनको स्टडी करना था कि आप बताइए, अब 20 साल हो गए, क्या BT कॉटन जो हम पहले बोलते थे कि इसमें कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे एनवायरनमेंट पे या ह्यूमन हेल्थ पे, क्या वो सही है, क्या हुआ है इसका। तो जो स्टडी आई है उसने बोला है बिल्कुल नहीं, इसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स ही आए हैं। तो BT कॉटन हमने क्यों बनाया, क्योंकि इसमें हमने क्या डाला है, जीन, पेस्टिसाइड जीन डाला है। अगर बॉलवर्म अटैक जो होता था, अब ये खुद अंदर ही इसका पेस्टिसाइड बनता है, तो हमें इंसेक्टिसाइड ऊपर से नहीं डालना पड़ता है, ये खुद ही रेजिस्ट करता है बॉलवर्म्स को। ठीक, उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, इनपुट कॉस्ट कम हो गया, तो उससे क्या हो गया, इनकम हो गई ज़्यादा फार्मर्स की। ठीक है, तो इतना समझ आया जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन क्या होता है और BT कॉटन क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि हमने जो इसमें जो पेस्टिसाइड जीन डाला है वो बैक्टीरिया से डाला है, बैसिलस thuringiensis जिसका नाम है, इसलिए हम इस कॉटन को बोलते हैं BT कॉटन। तो क्योंकि इस पर क्या अटैक होता था, बॉलवर्म का अटैक होता था। तो अब हो गए इसको 20 ईयर्स और एक ग्रुप बनाया गया था इसको स्टडी करने के लिए, और उस ग्रुप ने बोला कि इसने शो किए हैं बेनिफिट्स। तो क्या लिखा था पेपर में, आप यहाँ से खुद भी पढ़ सकते हैं कि सिंस द कमर्शलाइजेशन ऑफ BT कॉटन, जब से हमने इसको कमर्शलाइज किया तब से क्या हुआ, इंसेक्टिसाइड जो हमें लगाना पड़ता था अब नहीं लगाना पड़ता, बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो गई इसमें। इंसेक्टिसाइड नहीं लगाना पड़ता है, और क्या होता है, जब हमें इंसेक्टिसाइड जब फार्मर्स को खरीदना ही नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स इनपुट कॉस्ट कम हो गई, अदरवाइज उनको बहुत ज़्यादा लगता था, क्योंकि इसमें अटैक होता था, पेस्ट अटैक होता था। तो इससे हमें क्या लगा, देखो जब हम केमिकल ज़्यादा यूज़ करेंगे इन पे, तो उससे सॉइल भी डिग्रेड हो जाती है, इससे क्वालिटी भी कम हो जाती है। तो ये सारे, जब हमें इंसेक्टिसाइड यूज़ ही नहीं करना पड़ा तो एनवायरमेंटली भी ये ठीक रहा। तो जो ग्रुप था उसने जब स्टडी किया, उसने बोला नहीं, इसने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं 20 ईयर्स में। एक तो क्या हुआ है, इंसेक्टिसाइड हमें यूज़ ही नहीं करना पड़ा, बिल्कुल रिडक्शन हो गई उसके यूज़ में, और उससे क्या हो गया, केमिकल से बच गए हम कि हमारे क्रॉप्स, और इनपुट कॉस्ट्स भी कम हो गए, और इसका कोई भी गलत जो नुकसान है एनवायरमेंट पे या ह्यूमन हेल्थ पे नहीं निकला। ये समझ आया, आप ये खुद भी पढ़ सकते हैं, ये इस वाले पोर्शन में देखे था आर्टिकल के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इन एनवायरमेंट इकोलॉजी के रिलेटेड आप लिख भी सकते हो। सिंस द कमर्शलाइजेशन ऑफ BT कॉटन देयर हैज़ बीन रिडक्शन इन इंसेक्टिसाइड यूज बाय वॉल्यूम एंड एप्लीकेशंस, डिक्लाइन इन एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट एसोसिएटेड विद इंसेक्टिसाइड यूज, मोर सो विद द रिडक्शन इन द यूज ऑफ हाईली हैजर्डस एंड रिस्किएस्ट इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, जितना हम केमिकल यूज़ करते हैं ज़्यादा, उतना वो ह्यूमन के लिए भी खतरनाक साबित होता है। तो जब हमें यूज़ ही नहीं करना पड़ा तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन एंड इट इज़ बेनिफिशियल। ठीक बात समझ आई। इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सोशल इशू जो सिलेबस में है उसके रिलेटेड एक आर्टिकल था, दैट इज अ केस टू डीक्रिमिनलाइज सुसाइड, आपको पता होना चाहिए इसकी। और सब हेडिंग क्या थी, इट इज टाइम फॉर इंडिया टू रिपील सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पेनल कोड और स्ट्राइक इट डाउन। देखिए, जो सेक्शन 309 होता है, जो सेक्शन 309 है, किसका सेक्शन है, ये इंडियन पेनल कोड का है, IPC का है। इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन 309 है वो किसके साथ डील करता है, वो सुसाइड के साथ डील करता है। देखिए 2007 में क्या हुआ, 2017 में एक बिल आई थी, मेंटल हेल्थ रिलेटेड बिल आई थी, उसमें एक सेक्शन था, उसमें बताया गया था अगर
मेंटल इलनेस की वजह से किसी ने सुसाइड किया तो उसको क्रिमिनलाइज मत करो, उसको पनिश मत दो। मगर किस वजह से? अगर मेंटल इलनेस की वजह से आगे किसी ने किया सुसाइड, उसको पनिशमेंट मत करो। तो ये आर्टिकल हमें बोलता है, उसमें तो हमने लाया था मेंटल हेल्थ इश्यूज में, लेकिन हर कोई मेंटल इश्यूज की वजह से नहीं करता है सुसाइड। इसमें लाया गया था कि हमने बहुत सारे ब्रिटिश के लॉज, ये बताता है कि हमने बहुत सारे ब्रिटिश की जो कॉलोनियल लेगेसी है वही चला रहे हैं, अब टाइम आ गया है उनको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए या रिप्लेस करना चाहिए। तो ये बोलता है जो सेक्शन 309 है इसको क्या करना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए या रिपील या ख़त्म ही करना चाहिए था आईपीसी से। क्यों? ये बोलता है, देखिए 2 ग्रुप्स हैं। पहली बात यह है, इंडिया का आप पढ़ भी सकते हैं, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट सुसाइड रेट इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन। सबसे ज़्यादा सुसाइड्स कहाँ पे होते हैं? साउथ ईस्टर्न एशियन रीजन में, इंडिया में, अकॉर्डिंग टू द ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। तो रीजंस क्या क्या होते हैं? देखिए एग्जाम में आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट्स हैं। क्यों रीजंस क्या होते हैं? डिप्रेशन, क्रॉनिक इल हेल्थ, गिल्ट, ट्रॉमा, सब्सटेंस अब्यूज़, फेलियर इन एग्जाम्स, लॉस ऑफ लाउड वंस, ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से इंडिया में क्या है, नंबर 1 है किसमें? साउथ ईस्ट एशियन रीजन में इसमें सुसाइड्स होते हैं। ये डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है हमें। और टोटल 1,34,516 केसेस सुसाइड के रिपोर्ट हुए 2018 में इंडिया में, सिर्फ इंडिया में। ठीक है, तो ये डेटा कौन हमें देता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने बोला कि 2018 में 1,34,516 केसेस सामने आ गई। ठीक है, और जो रेट ऑफ सुसाइड 2017 में थी दैट वाज 9.9 और 2018 में क्या हुआ? 10.2। दैट मीन्स अभी भी इंक्रीज हो रहा है। देखो 2 ग्रुप्स बन गए हैं एडवोकेट्स के, जो एडवोकेट्स इसके साथ डील करते हैं वो 2 ग्रुप्स में बढ़ गए। एक ग्रुप बोलता है कि नहीं पनिशमेंट दो इनको, इसको क्रिमिनलाइज रखो। दूसरा ग्रुप बोलता है पनिशमेंट मत दो, इसको डीक्रिमिनलाइज करो। किसको? सुसाइड को। अब हम देखेंगे वो क्यों बोल रहे हैं। जो पहला ग्रुप है वो बोलता है कि इसको क्रिमिनलाइज करो। क्यों? वो बोलता है कि जो ये राइट टू लाइफ है हमारा आर्टिकल 21, उसमें क्या बताया गया है, ये नेचुरली आपको मिलता है क्योंकि आप बाय नेचर पैदा होते हैं और आपके पास राइट टू लाइफ है। और जो सुसाइड है दैट इज़ अननेचुरल, आप खुद ही टर्मिनेट कर रहे हो अपनी लाइफ, तो ये अननेचुरल है। दैट मीन्स वो 21 में नहीं आएगा, तो इसलिए इसको पनिशमेंट रहना चाहिए क्योंकि सुसाइड को अलाउ नहीं कर देना चाहिए और उसको पनिश कर देना चाहिए। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है और ये जो पहला ग्रुप है ये हवाला देता है 2 केसेस का जो आज तक कोर्ट ने दिए। क्यों? गेन कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये बोलता है इसको क्रिमिनलाइज करो, पनिशमेंट दो। दूसरा है अरुणा रामचंद्रा सोबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। ये 2 ग्रुप्स ये हवाला देते हैं इन केसेस का, बोलते हैं राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 है और ये नेचुरली है हमारा राइट टू लाइफ। तो जो सुसाइड है वो अननेचुरल है, उसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए, उसमें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब जो दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप क्या बोलता है? दूसरा ग्रुप बोलता है जो हमारा आर्टिकल 19 है उसमें राइट टू स्पीच है और उसमें राइट टू बी साइलेंट भी है। ठीक है, तो आप अगर एसोसिएशन फॉर्म करें, राइट टू एसोसिएशन है और राइट टू नॉट टू फॉर्म एसोसिएशन, आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता। और वो बोलता है ये इसी के अंडर है। अगर हमारे पास राइट टू जो स्पीच है वो है तो हमारे पास राइट टू स्पीक है, वो है हमारे पास राइट टू रिमेन साइलेंट है। तो ये लॉजिकली अगर हम देखा जाए तो वो क्या है, अगर राइट टू लिव है तो राइट टू आपको फोर्स कोई नहीं करेगा रहने के लिए। तो सुसाइड जो है ये क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, हर एक का हक है अपने लाइफ पे डिसीजन लेने का। दूसरा ग्रुप बोलता है कि इसको क्रिमिनलाइज मत करो, इसको डीक्रिमिनलाइज करो। ठीक है, ये बोलता है 309 सेक्शन को डीक्रिमिनलाइज करो। और ये 2 केसेस, ये जो केस का बोल रहा है ये बोल रहा है, हवाला देते हैं हमेशा इसका, चिन्नई जगदीश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोलता है कि जो सेक्शन 309 है इंडियन पेनल कोड का, ये वायलेट करता है किसको? आर्टिकल 14 को। ये वाला केस बोलता है आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 को। अगर राइट टू लाइफ है, राइट टू नॉट टू लिव भी होना चाहिए। और राइट टू आर्टिकल 14 ने ये इक्वालिटी की, तो इंसान को हमेशा हक देना चाहिए। क्या करें? या 19 है हमें बोलता है कि राइट टू स्पीक, राइट टू नॉट टू स्पीक इट इज़ ओके, सो राइट टू नॉट टू लिव इट्स ऑल्सो ओके। ठीक है, ये समझ आया। तो अब बोला जाता है कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए। इन 2017 में क्या हुआ? पार्लियामेंट पास द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। उसमें जो सेक्शन है, सेक्शन
115 सब क्लॉज 1 वो क्या बोलता है? वो बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पेनल कोड एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज टू हैव सीवियर स्ट्रेस एंड शैल नॉट टू बी ट्राइड एंड पुनिश्ड अंडर द सैड कोड। जो मेंटल हेल्थ केयर जो एक्ट आया है उसने बोला है कि जो उसमें सेक्शन 115 सब क्लॉज 1 है वो बोलता है कि इनको पुनिश मत करो, क्योंकि जो सुसाइड होते हैं मेंटल इलनेस से, तो इनकी एक डिजीज़ है, ये एक बीमारी है। अगर ये किसी डिजीज इनकी मेंटल डिजीज़ है, ये सुसाइड करे तो इनको पुनिश मत करो। तो इसमें इसलिए क्या बोलता है कि ये जो लॉ है ये सिर्फ मेंटल हेल्थ, ये आर्टिकल बोलता है जो लॉ है ये सिर्फ मेंटल हेल्थ तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे रीजंस की वजह से भी मेंटल इलनेस आ सकती है और हम ये प्रूव नहीं कर पाते फिर इसकी मेंटल इलनेस थी। तो इसको क्या करना चाहिए? डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए। ठीक है, आप खुद भी ये पढ़ सकते हो, इस पे स्क्रीन पे आ रहा है। इसके बाद आप सबको पता है कल 21 जून था। कल क्या था? 21 जून वॉज देयर। सो ये क्या है? ये 21 जून को हम बोलते हैं इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे 7th इंटरनेशनल योगा डे था इस बार, 7th इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, तो इस मौके पे क्या किया? योगा ए रे ऑफ होप एमिड कोविड। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला जो योगा है इट्स ए रे ऑफ होप एमिड कोविड, क्योंकि कोविड में सब लोग बंद हो गए, मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया। उसने बोला कि योगा जो है ये हमें मेंटल स्ट्रेस से निजात दिलाता है। ठीक है, तो उन्होंने आगे क्या बोला है? उन्होंने बोला कि ये एक रे ऑफ होप है, और उन्होंने बोला ये जो कल वाला इंटरनेशनल योगा डे था वो 7th इंटरनेशनल योगा डे था। ठीक है, इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की, एम योगा। क्या किया? एम योगा इन कोलैबोरेशन विद WHO। इन कोलैबोरेशन विद WHO ने एम योगा एक एप्लीकेशन लॉन्च की। वो ऐप क्या करेगी? दिस ऐप will have videos of yoga training based on a common yoga protocol and will be available in different languages। जो ये एम ऐप है याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एम योगा ऐप है, एम योगा ऐप, इसमें क्या होगा? डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये बोलेगा, वीडियोस लेक्चर्स अवेलेबल होंगे और ये सिखाएंगे कि प्रोटोकॉल मतलब जो यूनिवर्सल जो एक स्टैंडर्ड इसका है वो स्टैंडर्ड वीडियोस देंगे कि आप घर बैठे सीख सकते हैं कि योगा कैसे करते हैं, सो दैट कि जो ये मेंटल स्ट्रेस है आपका वो दूर हो जाए। और इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने बोला कि जो योगा हमें क्या दिखाता है? एक रास्ता दिखाता है, फ्रॉम स्ट्रेस टू स्ट्रेंथ एंड फ्रॉम नेगेटिविटी टू क्रिएटिविटी। ये आप पॉइंट्स याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें रास्ता दिखाता है फ्रॉम स्ट्रेस टू स्ट्रेंथ, फ्रॉम नेगेटिविटी टू क्रिएटिविटी। और उन्होंने बोला ही एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस दैट योगा वुड कंटिन्यू प्लेइंग इट्स प्रिवेंटिव एज वेल एज प्रमोटिव रोल इन हेल्थ केयर ऑफ मासेस। इन्होंने बोला लोगों के लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है? योगा है। उसके बाद एक और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हम पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं, चाइना क्रैक्स डाउन ऑन क्रिप्टो माइनिंग। आपको पता है कि सेल्वाडोर ने इसको क्या लीगल टेंडर मनी किया क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को लेकर। उन्होंने क्या बोला? जो हमारी वॉल्केनिक एनर्जी है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है क्रिप्टो करेंसी का। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लेती है क्रिप्टो करेंसी मिंट करने में, बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। उससे क्या होता है? जो पोल्यूशन हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इमिट होता है। तो जो सेल्वाडोर है जिन्होंने लीगल टेंडर बनाया था क्रिप्टो करेंसी को, उन्होंने बोला हम वॉल्केनोज की जो एनर्जी है हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे इसमें। तो सेम इज़ अ केस विद चाइना। चाइना ने क्या किया है? ये अभी सुपरविजन कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं इन पे। इन्होंने कुछ बंद भी किया है उनको, जो सस्पेंड भी किया है उनको, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी खाती है। जो क्रिप्टो करेंसी मिंटिंग है बहुत ज़्यादा एनर्जी खा रही है, और ये बहुत ज़्यादा सोर्सेज से ये क्या करें, इनने चैनल्स बनाए, ये वहाँ से एनर्जी ले रही है, जिससे ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ज़्यादा है और उनको एनर्जी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है, तो वो बोल रहे कि इससे क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए वो इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसका एक ड्रॉबैक ये भी है, ये एनर्जी कंज्यूम बहुत ज़्यादा करता है और कार्बन फुटप्रिंट जो है बहुत आता है इसका। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी इशू समझ आए होंगे और आप खुद भी पढ़ लीजिए इसके बारे में। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए थे आज द हिंदू में वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लाए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।